एक छोटा परिवार जिसमें बेटी की मृत्यु एक झील में डूबकर हो जाती है और परिवार वाले सोचते हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट दुर्घटना थी। लेकिन छानबीन से इस परिवार को कुछ ऐसे खौफनाक राज पता चलते हैं जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। इन सारे राज को जानने के लिए आपको लेक मुंगो फिल्म की कहानी को समझना होगा और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक न्यूज कवरेज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि एक 16 साल की टीनेज लड़की जिसका नाम एलिस है वो डैम के पास से गायब हो गई है और इसके बाद पुलिस ने उसे पानी में हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया है। इस पूरे फिल्म में हम मूवी के अलग अलग कैरेक्टर्स को इंटरव्यू में एलिस के बारे में बताते हुए देखते हैं, जहां सबसे पहले हम एलिस के ब्रदर मैथ्यू के इंटरव्यू की क्लिपिंग देखते हैं। वो बताता है कि जिस दिन एलिस गायब हुई थी वो उसके साथ ही लेक मुंगो में स्विमिंग करने गया था। उस दिन वो स्विमिंग करके बाहर आ गया था लेकिन एलिस बाहर नहीं आई थी और मैथ्यू को लगा कि एलिस कुछ देर और स्विमिंग करना चाहती है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट हम एलिस के डैड रसल को देखते हैं जो कि इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें इसके बारे में मैथ्यू से पता चला जब उसने लेक से वापस आकर उन्हें एलिस के मिसिंग होने की खबर दी। इसके बाद जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो पानी में कोई हलचल नहीं थी, इसका मतलब वहां कोई नहीं था। मैथ्यू फर्दर एड्स कि जब वो वापस लेक के पास गए थे तब वहां उन्हें एलिस का टॉवल बाहर रखा हुआ मिला था, जिसका एक ही मतलब था कि अभी तक एलिस पानी से बाहर नहीं आई थी, लेकिन पानी तो शांत था। दिस क्लियरली मेंट कि उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होकर एलिस के ग्रैंड पेरेंट्स पे आता है जहां वो लोग बताते हैं कि उन्हें करीब रात के 9 बजे रसल ने कॉल करके बताया कि एलिस मिसिंग है और ये बात सुनकर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि एलिस एक बहुत अच्छी तैराक थी, तो उसका डूब जाना बहुत ही अजीब सी बात है। इसके बाद इंटरव्यू में एलिस का बॉयफ्रेंड जेसन बताता है कि उसे एलिस के मॉम ने कॉल करके सब कुछ बताया। एलिस की फ्रेंड किम को भी इस न्यूज पर यकीन नहीं हो रहा था और उन सभी के लिए ये सब एक सदमे जैसा था। एलिस के डैड तो इस इंसिडेंट से इतना टूट गए थे कि वो आज भी घर के बाहर की लाइट्स को ऑन रखते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि कभी ना कभी एलिस वापस जरूर आएगी। कमिंग बैक टू द वीडियो, हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि बताता है कि लेक मुंगो पर लगी सर्च टीम ने सोनार डिवाइस की हेल्प से फाइनली एक बॉडी को पानी में से रिकवर कर लिया है और उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए एलिस की फैमिली को वहां बुलाया जाएगा। एलिस की मदर जून तो ये सब देखने के लिए रेडी ही नहीं थी, इसलिए एलिस के फादर जाते हैं। अब हालांकि बॉडी को पहचानना काफी मुश्किल था क्योंकि वो एकदम फूल सी गई थी, बट स्टिल उसके पापा पहचान लेते। वो कहते हैं हाँ ये एलिस की ही बॉडी है। नाउ जून बताती है कि एलिस की बॉडी 27th को आइडेंटिफाई की गई थी और 28th को बॉडी उन्हें हैंड ओवर कर दी गई फॉर फ्यूनरल। दूसरी तरफ पूरी स्टोरी न्यूज में कवर की जा रही थी, जिसके बाद हम रसल को देखते हैं जो कि बताते हैं कि एलिस के फ्यूनरल के ठीक 10 दिन बाद उन्हें उसके रूम से कुछ अजीब तरह की नॉइजेस यानी कि आवाजें सुनाई देने लग गई थी। ऐसे में उन लोगों ने पेस्ट कंट्रोल से भी चेक करवाया लेकिन उन्हें वहां कुछ चूहा वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला। इन सब के बावजूद भी आवाज आती रही। इनफैक्ट एलिस की मॉम जून को अब नाइटमेयर्स आने लग गए थे जिसमें वो एलिस को एज अ घोस्ट देख रही थी। एलिस की मॉम इन सपनों से इतना परेशान हो गई थी कि वो कई बार रात को वॉक पे चली जाती थी या फिर अपने दोस्तों के घर, ताकि उन्हें नींद ना आए और वो इस तरह के सपनों को अवॉइड कर सके। एलिस के नेबर बताते हैं कि एलिस के डैड रसल भी अब दिन रात ऑफिस के काम में बिजी रहने लग गए हैं ताकि उनका इस तरफ ध्यान ही ना जाए। दूसरी तरफ मैथ्यू भी अब बिल्कुल चुप रहने लगा है क्योंकि उसका अपने सिस्टर से बहुत ही गहरा कनेक्शन था। अब सिंस वो एक फोटोग्राफर था इसलिए वो हर समय फोटो शूट वगैरह में लगा रहता था। बेसिकली कहा जाए तो सब लोग अपने काम में इस तरह से लगे रहते थे ताकि वो एलिस को भूल सके। तो एक दिन मैथ्यू जब घर के चारों तरफ पिक्चर्स वगैरह ले रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि एक फोटो में एलिस फेंस के पास खड़ी थी, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी क्योंकि एलिस को गुजरे हुए अब 6 महीने हो चुके थे। अब ऑल्दो एलिस की बॉडी को फ्यूनरल से पहले आइडेंटिफाई किया गया था, मगर यहाँ जून इस बात से ये कॉन्क्लूजन निकालती है कि एलिस अभी भी जिंदा है और वो उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहती है। रसल इस बात पे यकीन करने से बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने बॉडी को खुद ही आइडेंटिफाई किया था, लेकिन जून का मानना था कि पानी से मिलने वाली बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए रसल ने उसे पहचानने में गलती कर दी होगी। फाइनली उस बॉडी को ग्रेव से बाहर निकाला जाता है और डीएनए टेस्ट किया जाता है जिससे पक्का हो जाता है कि ये बॉडी एलिस की ही थी।
ना अगले इंटरव्यू कट में जून बताती है कि करीब 2 दिन बाद यानी 7 जून को एलिस को दोबारा दफनाया गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये एलिस की ही बॉडी थी तो वो फोटो में दिखने वाली लड़की कौन थी। इसका पता करने के लिए मैथ्यू घर में कैमरा सेटअप कर देता है ताकि उन्हें कुछ तो पता चल सके। अब कैमरा लगाने के बाद उन्हें फर्स्ट फुटेज में कुछ अजीब मिलता है। इस फुटेज में घर के मेन गेट से कोई एंटर करता हुआ दिखाई देता है, जिससे जून बहुत डर जाती है और इसके बाद जून रे नाम के एक आदमी को कांटेक्ट करती है। दरअसल जून ने कुछ दिनों पहले रेडियो पर एक प्रोग्राम सुना था जिसमें रे नाम का एक साइकिक कंसल्टेंट घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स के बारे में कुछ बता रहा था और उसकी बातों से जून बहुत अट्रैक्ट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें कंसल्टेशन सेशन का एक फुटेज दिखाया जाता है जहां रे जून को हिप्नोसिस की हेल्प से अपने घर के बारे में सोचने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम अंदर जाकर बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। जून को घर के अंदर जाते हुए एलिस के शूज दिखाई देते हैं क्योंकि एलिस हमेशा अपने रूम के बाहर शूज उतार दिया करती थी। यहाँ वो रूम में एलिस को एक चेयर पे उदास बैठा हुआ देखती है। इसके बाद सेशन खत्म हो जाता है और घर आकर जून रसल और मैथ्यू को ये बातें बताना शुरू करती है। ऐसे में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रे को अपने घर बुलाएंगे और यहाँ पर एलिस के स्पिरिट की प्रेजेंस के बारे में कोई प्रूफ इकट्ठा करेंगे। रे यहाँ आता है और काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो सब रोक देते हैं और मैथ्यू एंड रसल मिलकर घर में हर तरफ कैमरा लगा देते हैं। और यहाँ इंटरव्यू में रे बताता है कि इस घर में जरूर कुछ है और मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। नाउ यहाँ रे का भी अपना एक सीक्रेट है जो कि हमें मूवी में आगे पता चलेगा। एनीवेज, उन कैमरास की फुटेज में हम देखते हैं कि एलिस के रूम में कोई है और सामने रखे मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। अब वो लोग इस फुटेज पर ध्यान देते हैं, इससे पहले एक और फुटेज सामने आती है जिससे एक डिफरेंट स्टोरी ही एकदम निकलती है। ये फुटेज 3 अप्रैल को एलिस के पड़ोसी केथी और डगलस ने बनाया था और ये उसी जगह पे था जहां एलिस गायब हुई थी। जब उन्होंने वो फुटेज घर पे आकर देखी तो उन्हें बैकग्राउंड में एलिस दिखाई दे रही थी, जिससे उन्हें हैरानी हुई। बाद में जूम करने पे उन्हें पता चला कि ये एलिस नहीं बल्कि उसका भाई मैथ्यू है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद पूछने पर मैथ्यू सारी सच्चाई बताता है कि वो एलिस का जैकेट पहनकर लेक के पास गया था ताकि वो फुटेज में आए, जिससे सबको लगे कि एलिस अभी भी जिंदा है। और जितने भी फोटोज वीडियो सामने आए हैं वो सभी उसने खुद ही एडिट किए हैं ताकि सभी को उम्मीद मिल सके कि एलिस अभी भी जिंदा है। दरअसल एलिस के घर वाले एलिस की मौत से डील नहीं कर पा रहे थे और जून तो मान ही नहीं रही थी कि एलिस मरी है, तो ऐसे में मैथ्यू ने ये सब किया। मैथ्यू बताता है कि उसने रे के बारे में काफी सुना था और उसने एक प्लान बनाया जिसमें वो रे की मदद लेने वाला था। रे के पास जाने से पहले मैथ्यू ने घर में कैमरास वगैरह सेट किए थे और 3 दिन बाद आकर उन कैमरास को चेक करने पे उसे फुटेज में कोई सच में दिखाई दिया था और इस बार मैथ्यू ने कोई भी एडिटिंग नहीं की थी। जब ये बात जून को पता चलती है तब वो फुटेज को ध्यान से देखती है और गौर से देखने पे उसे पता चलता है कि ये तो उनका पड़ोसी ब्रैड है। जून सोचने लगती है कि एलिस की मौत के 6 महीने बाद वो यहाँ क्या करने आया था। अब जून जाकर एलिस के रूम की तलाशी लेती है जिसमें उसे वहां से एक बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स में एक टेप निकलता है और जून समझ जाती है कि जरूर ब्रैड इसे ही लेने आया था। अब दरअसल एलिस ब्रैड के घर पार्ट टाइम बेबी सेटिंग का काम करने जाती थी क्योंकि उसके बच्चे अभी छोटे थे। खैर, अब उस टेप को प्ले करने में उन्हें पता चलता है कि एलिस का ब्रैड और ब्रैड की वाइफ के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था। एलिस के पेरेंट्स इस बात पर यकीन नहीं कर पाते और एलिस के फ्रेंड्स को भी यकीन नहीं होता कि एलिस ऐसा कुछ कर सकती थी। एलिस के बॉयफ्रेंड जेसन को भी कोई आइडिया नहीं था और वो शॉक्ड रह जाता है। पुलिस बताती है कि हम ब्रैड को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो घर छोड़कर कहीं और जा चुका है और वीडियो को देखकर ये भी साफ था कि एलिस जो भी कर रही थी वो अपनी मर्जी से कर रही थी, इसलिए ब्रैड को इसलिए जिम्मेदार ठहराना गलत होगा। अब सीन चेंज होने पर हम एक और रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें एलिस रे के पास कंसल्टेशन के लिए आई हुई होती है, लेकिन रे ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। वो एलिस से पहले मिल चुका था और यही उसका सीक्रेट था जो वो सबसे छुपा कर रखा था। रिकॉर्डिंग में हिप्नोसिस के जरिए वो एलिस से सवाल कर रहा था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलिस भी अपने डरावने सपनों से परेशान होकर रे के पास आई थी। नाउ एलिस के पेरेंट्स कहते हैं कि हमें रे पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी थी। इसके बाद हम जून को एलिस की डायरी पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें एलिस ने लिखा था कि वो अपने सपनों में खुद को पानी में डूबता हुआ देखती है और उसके बाद वो अपनी मॉम के रूम में जाती है और उनके बेड के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी मॉम उसकी मदद नहीं कर सकती। जून देखती है कि डायरी के अगले पेजेस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था और लास्ट के कुछ पेजेस में बस लेक मुंगो का नाम लिखा हुआ था। यहाँ रे बताता है कि दरअसल एलिस को जो सपने आ रहे थे वो फ्यूचर के थे और उसके मरने के बाद उसकी मदर जून को भी इसी तरह के सपने आने लगे, विच इज नॉट ए कोइंसिडेंस। यहाँ पता चलता है कि लेक मुंगो उसी जगह पर है जहाँ कुछ साल पहले एलिस कैंपिंग के लिए गई थी। अब जेसन जून को कैंपिंग की कुछ फुटेज देता है जो कि एलिस की फ्रेंड किम ने कैंपिंग के दौरान बनाई थी।
इस फुटेज में हम देखते हैं कि सभी लड़कियां ड्रिंक वगैरह कर रही थी, लेकिन एलिस बाकी सबसे दूर अलग कहीं ग्राउंड में कुछ दफना रही थी। इंटरव्यू में किम बताती है कि कैंपिंग के दौरान एलिस का फोन और बाकी सामान खो गया था, शायद इसीलिए वो थोड़ी सैड थी और इसलिए उन लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद जून और रसल लेक मुंगो जाने का डिसाइड करते हैं और वो उस जगह पे जाकर खोदना शुरू करते हैं जहां एलिस कुछ दफना रही थी, और यहाँ उन्हें पॉलिथीन में एलिस का फोन और ब्रेसलेट मिलता है। ये देखकर रसल सोचने लगते हैं कि एलिस ने ये सब सामान यहाँ क्यों छुपाया था। फिर वो एलिस का फोन चार्ज करते हैं और ऑन करने पर उन्हें इसमें एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें एलिस का वही मरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। जून समझ जाती है कि जरूर एलिस जानती थी कि वो मरने वाली है और इसीलिए वो रे से कंसल्टेशन करने के लिए जाया करती थी क्योंकि वो डरी हुई थी। इसके बाद जून और रसल लेक मुंगो से वापस आ जाते हैं और जून बताती है कि अब उन्हें घर में शांति महसूस हो रही है। बेसिकली एलिस की स्पिरिट उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी और अब सभी लोग उसके सारे डार्क सीक्रेट्स को जान चुके थे, साथ ही एक्सेप्ट कर चुके थे। वो अब इस बात से भी शांति पा लिए थे कि एलिस इनफैक्ट अब वापस नहीं आएगी। इस सब के बाद लोग एक नॉर्मल फैमिली की तरह वापस रहने लगते हैं और इसी बीच वो रे को एक बार फिर से बुलाते हैं जहां रे जून से कुछ सवाल करता है और वो सभी चीजें जो जून बताती है वो एग्जैक्ट मैच करती है उन्हीं चीजों से जो एलिस ने रे को अपने कंसल्टेशन सेशन में बताया था। जब एलिस रे के पास आई थी तो वो अपने सपनों में फ्यूचर की झलकियां देख रही थी जो आज प्रेजेंट में हो रहा है। ये एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है कि आखिर एलिस को अपनी मौत के बारे में कैसे पता चल गया था और वो फ्यूचर कैसे देख पा रही थी। एलिस के पेरेंट्स अब इस सब में और डीप नहीं जाना चाहते थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इन सभी बातों को भूलकर अपनी लाइफ को आगे नॉर्मल कंटिन्यू करेंगे। मूवी के एंड सीन में हम सभी को वेकेशन के लिए कहीं जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद हमें एलिस के पेरेंट्स और उसके ब्रदर की अपने घर के सामने एक फोटो दिखाई जाती है जिसमें हम एलिस के घोस्ट को घर की एक विंडो पर बैकग्राउंड में नोटिस कर पाते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म कहानी और चलिए इससे कुछ रिलेटेड थियरीज पे बातें करते हैं। तो बेसिकली ये फिल्म फाउंड फुटेज और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में है और इसे इतने कन्विंसिंग तरीके से बनाया गया है कि कई लोगों में अफवाह फैल गई थी कि ये कोई रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मूवी ही है। अब एलिस को फ्यूचर की झलकियां कैसे दिखाई दे रही थी, उसके साथ लेक मुंगो में क्या हुआ था और ब्रैड की फैमिली के साथ उसका क्या पास था, इसके बारे में मूवी में ज्यादा कुछ कवर नहीं किया गया है। और इसका एक रीजन ये है कि इसके बारे में मूवी मेकर्स ने सेकंड इंस्टॉलमेंट में बताने का डिसाइड किया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं आया है। साथ ही फाउंड फुटेज मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही होता है कि वो हमें कुछ नहीं बताते हैं, सब कुछ एकदम सीक्रेट रहता है, डार्क में रहता है और हम सोचते रहते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या होगा। यानी कि भूत दिखाया नहीं जाता है, बस ये सोचना होता है कि भाई वहां भूत है, वहां कुछ तो हुआ और यही सोच के हम डरते हैं। और इस सब को इतने कन्विंसिंग तरीके से डायरेक्ट किया जाता है, बनाया जाता है कि हमें लगता है कि सब कुछ रियल है, जबकि फिल्म रियल नहीं होती, सब कुछ स्टेज्ड होता है। और ये एक बेसिक फिल्म की तरह है, जैसे आप कोई राज फिल्म देख लो, कॉन्जरिंग देख लो। कॉन्जरिंग तो वैसे रियल स्टोरी पे, बट स्टिल दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग कि वो एक फिल्म है, रियल स्टोरी नहीं है। अब मैं अगर चाहूँ तो आपको कुछ थियरीज दे सकता हूँ जबरदस्ती के, लेकिन राइटर्स ने खुद इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा होगा। वो लोग इसको डार्क में ही रखे थे ताकि मूवी मिस्टीरियस लग सके। तो फालतू में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं थियरीज पे, और आई नो कि थियरीज गलत ही होने वाले हैं, तो लेट्स मूव ऑन। तो बस यही थी लेक मुंगो की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके आप बाइनोमो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज आई एम ए बाइनोमिस्ट। आयु अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।